नमस्कार मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 मनोविज्ञान जो यूनिट सेकंड के कंप्लीट सवाल है। सेकंड यूनिट में कौन कौन सी है? ये अधिगम वाली यूनिट है जिसमें आपको अधिगम का अर्थ, संकल्पना, प्रभावित करने वाले तत्व, कठिनाइयाँ, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, बांडुरा, पियाजे और चिंतन व अधिगम, इनके बारे में जो सेकंड यूनिट है उसके संबंधित सवाल है। चलो तो बढ़ जाते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, अब वक्त आ गया है तेज़ दौड़ने का। जितना तेज़ दौड़ोगे उतने ही रीट के करीब पहुंचोगे। तो शुरू करते हैं। अधिगम का अर्थ है, 4 ऑप्शन में से सीखना, व्यवहार में परिवर्तन, दोनों ही नहीं, ये हो जाएगा दोनों, यानी सीखना और व्यवहार में परिवर्तन। आगे बढ़ जाते हैं। छोटा बालक जलती हुई मोमबत्ती को देखकर हाथ बढ़ाया, जैसे ही हाथ जलने लगा तो तुरंत हाथ हटा लिया। ये प्रक्रिया हुई, या इसमें कौन सी प्रक्रिया हुई? अधिगम, अभिप्रेरणा, दोनों ही नहीं, इसमें हुआ अधिगम। अधिगम एक मानसिक क्रिया है। हाँ, नहीं, अनिश्चित, कभी कभी। हाँ, अधिगम एक मानसिक क्रिया है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है? अधिगम मानसिक क्रिया, इसमें व्यक्ति जानबूझकर अपनाता है ताकि लक्ष्य प्राप्त कर सके। अधिगम मानसिक क्रिया कैसे है? इसको व्यक्ति जानबूझकर अपनाता है ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सीखने की प्रक्रिया चलती है। ऑप्शन आपके सामने है, बताओ, देखें। लगातार चलती है ये प्रक्रिया। अधिगम को सीखने की क्रमशः शर्तें हैं। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। अभ्यास, ये सभी शर्तें हैं। अभिप्रेरणा भी है, बहु अनुक्रियाएँ भी है, पुनर्बलन भी है और अभ्यास भी है। ये अधिगम को सीखने की सारी शर्तें हैं। आगे बढ़ जाते हैं। 1 मिनट, कौन सा सवाल है ये? 266 नंबर सवाल है। हम पेड़ से आम तोड़ते हैं, अनेक पत्थर मारने के बाद आम टूटकर नीचे आ जाता है। प्रक्रिया संबंधित है, यानी इसमें कौन सी प्रक्रिया हुई? अभिप्रेरणा हुई, बहु अनुक्रिया हुई, पुनर्बलन हुआ, सभी हुआ। इसमें तो बहु अनुक्रिया, एक से ज़्यादा बार अपन ने प्रयास किया तो इससे ही पता चल रहा है कि ये कौन सी क्रिया हुई, बहु अनुक्रिया। आगे देखिएगा। आगे लिखा है, डिशेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के सोपान है 5। सही आंसर 5 सोपान है। कौन कौन से? अभिप्रेरित व्यक्ति, मार्ग में बाधाएं, विभिन्न अनुक्रियाएं, सही अनुक्रिया, उद्देश्य प्राप्ति। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 268। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। परिभाषा दी गई स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर। व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम की बाकी परिभाषाएं। मॉर्गन ने क्या कहा है? अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। ये किसने कहा है? मॉर्गन ने। अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन अधिगम है। ये किसने कहा है? गेट्स ने। नवीन ज्ञान व अनुक्रियाओं से प्राप्त ज्ञान ही अधिगम है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने। आगे बढ़ जाते हैं। 269। अधिगम आदतों व अभिवृत्तियों का अर्जन है। परिभाषा दी है। किसने दी? करो ने। आगे देखते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। ये परिभाषा संबंधित है। बताओ, देखिए, ये गिलफर्ड ने ऐसा कहा है। बाकी देख लेते हैं। कोल्विन ने क्या कहा है अधिगम के बारे में? पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव से परिवर्तन क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा है? कोल्विन ने। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण होना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? पावलोव ने। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। ये किसने कहा है? पील ने। आगे बढ़ जाते हैं। अधिगम की विशेषताएं हैं, सारी है, यानी सभी जो दी हुई है वो है। व्यवहार में परिवर्तन, सतत प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया और लक्ष्य निर्देशित क्रिया, ये सभी अधिगम की विशेषताएं। अनुभव की नवीन व्यवस्था ग्रहण करने का संबंध है। अनुभव की नवीन व्यवस्था ग्रहण करना, इस जो ये वाक्य लिखा हुआ है इसका संबंध किससे है? अधिगम से। किससे हो जाएगा? अधिगम से। आगे बढ़ जाते हैं। क्या
सीखना समायोजन में सहायक है? हाँ, नहीं, अनिश्चित, हो सकता है। बिल्कुल सीखना समायोजन में क्या है? सहायक है। अधिगम व विकास एक दूसरे के पर्याय है? नहीं, अधिगम और विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अधिगम के प्रकार है सारे ही है। संज्ञानात्मक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम, भावनात्मक एवं संकल्पनात्मक अधिगम। आगे, किस अधिगम में व्यक्ति को केवल प्रत्येक ज्ञान की जानकारी होती है? ये अधिगम है संज्ञान मूलक, जिसमें केवल प्रत्येक ज्ञान की जानकारी होती है। आगे देखते हैं। स्वपठन का संबंध किस अधिगम से है? स्वपठन का इसमें हो जाएगा संज्ञान मूलक से। कार्य द्वारा अधिगम प्रकार है गत्यात्मक। किस अधिगम में अभ्यास का अधिक महत्व है? वह गत्यात्मक अधिगम। आगे, साइकिल चलाना, वायलिन सीखना आदि प्रकार है गत्यात्मक अधिगम के। आगे बढ़ जाते हैं। चिंतन, सोच, दृष्टिकोण, परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। चिंतन, सोच, दृष्टिकोण, परिवर्तन किस में सम्मिलित होते हैं? वह भावात्मक एवं संकल्पनात्मक अधिगम में। चिंतन है, सोच है, दृष्टिकोण है, ये चीज़ें भावात्मक एवं संकल्पनात्मक अधिगम में शामिल की जाती है। आगे, व्यक्ति की स्वाभाविक अभिवृत्ति है परिपक्वन, जबकि सीखना क्या है? अर्जन है। अब देखो, समझ गए ना, स्वाभाविक अभिवृत्ति कैसे हो गई? परिपक्वन। ये मतलब अपने आप ही चलती जाती है। इसमें ये नहीं है कि मुझे सीखने की जरूरत पड़ेगी परिपक्व होने के लिए, क्योंकि सीखना क्या है? अर्जन की प्रक्रिया। परिपक्वन क्रिया का उदाहरण है सभी, उठना, खड़ा होना, चलना, ये परिपक्वन का ही उदाहरण है। शिक्षक अपनी शिक्षण गतिविधियों की योजना किस आधार पर बनाते हैं? किस आधार पर बनाते हैं? मतलब दोनों, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कि हम उन्हें क्या सिखाते हैं, कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, और कि बच्चे कैसे सीखते हैं, दोनों पे आधारित है। आगे देख लेते हैं। तथ्यों को याद करना और पूछने पर उगल देना का संबंध किस मॉडल से है? ऐसा किस मॉडल में कहा गया? बैंकिंग मॉडल में। बैंकिंग मॉडल में। आगे बढ़ जाते हैं। प्रोग्रामिंग मॉडल का तात्पर्य है। प्रोग्रामिंग मॉडल का तात्पर्य क्या है? बे और से, दोनों से। बे क्या है? टुकड़ों में सीखना या थोड़ा थोड़ा सीखना, प्रोग्रामिंग मॉडल का तात्पर्य है। पियाजे ने किस सन में बुद्धि का परीक्षण किया? 1920 में किया था पियाजे ने। सीखने का वह नज़रिया जो सीखने वालों को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियकर्ता मानता है, ये किस मॉडल से संबंधित है? ये है रचनावादी मॉडल में। सक्रियकर्ता मानना वो किस मॉडल से संबंधित है? रचनावादी मॉडल। वह मॉडल जिसमें बालक अपने आसपास की दुनिया और लोगों के संपर्क के आधार पर अपनी समझ बनाते हैं, तो ये हुआ रचनावादी मॉडल। आगे, वह मॉडल जिसमें दिए गए सवाल को समझने के लिए शिक्षक होते हैं, वो होता है प्रोग्रामिंग मॉडल। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है सभी। कौन कौन सी? बुद्धि भी है, स्वास्थ्य, उम्र भी है, अभिक्षमता भी शामिल है। आगे बढ़ जाते हैं। सामान्य स्वास्थ्य वाले विद्यार्थी रोगी विद्यार्थी की तुलना में शीघ्रता से सीखते हैं, ये कथन संबंधित है। किसने कहा ऐसी बात? श्वार्ज ने। किसने कहा था? श्वार्ज ने। अभिक्षमता है जन्मजात। आगे ले लेता हूँ मैं। सीखने की तत्परता का संबंध किस वैज्ञानिक से है? ये थॉर्नडाइक। क्या परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को आगे बढ़ाता है? हाँ भाई, सपोज करो जैसे हमें पता है कि हमें किसी चीज़ को सीखने से क्या परिणाम होने वाला है, सुखद परिणाम होता है, तो वो सीखने की गति को आगे बढ़ाता है। ठीक है, नकारात्मक परिणाम है या दुखद परिणाम है तो ये सीखने की गति में अवरोध पैदा करता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे देखो। अध्यापन हेतु छठवीं कक्षा के दो समूह बनाने का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? यह है ब्रूक एंड नार्वेल ने ऐसा कहा है। व्यावसायिक संप्रेषणकर्ता का संबंध है वह अध्यापक से। व्यवसाय का समझ गए, जिनका व्यवसाय होता है
भाई अध्यापक का व्यवसाय क्या है? पढ़ाना। तो व्यवसायिक संप्रेषणकर्ता कौन हो गया? अध्यापक। आगे बढ़ जाते हैं। विद्यार्थी का सीखना निर्भर करता है वह अध्यापक के संप्रेषण योग्यता पर। अध्यापक के संप्रेषण योग्यता पर। एक विषय का सीखना दूसरे विषय के सीखने में कभी सहायता और कभी बाधक होता है। तो इस प्रकार के प्रभाव को क्या कहते हैं? केवल यानी अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण से अभिप्राय किसी विचार का नए क्षेत्र में विनियोग है। परिभाषा दी है से पीटरसन ने। किसने दी? पीटरसन ने। आगे देखो, निम्न में से अधिगम स्थानांतरण के प्रकार है सभी धनात्मक और ऋणात्मक, शून्य स्थानांतरण, एक पक्षीय में द्विपक्षीय स्थानांतरण, तो सभी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान में सहायक होना क्या कहलाता है? उदाहरण है किसका? उदाहरण है धनात्मक का। धनात्मक स्थानांतरण के उदाहरण है कौन कौन से? कक्षा ज्ञान से व्यावहारिक जीवन में फायदा, बिल्कुल है। साइकिल चलाने वाले को मोटरसाइकिल में कम परेशानी, बिल्कुल सही है। जोड़ बाकी सीखने वाले को खरीदारी में आसानी, बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे धनात्मक स्थानांतरण हो जाए। आगे बढ़ जाते हैं। ऋणात्मक स्थानांतरण का दूसरा नाम है निषेधात्मक। पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान में बाधक होना उदाहरण है ऋणात्मक का। आगे ले लेता हूँ मैं 305 नंबर। अंग्रेजी कीबोर्ड पर अंग्रेजी टाइपिंग सीखने के बाद उसी कीबोर्ड पर हिंदी टाइपिंग सीखना उदाहरण है ऋणात्मक स्थानांतरण। भारत में दाईं ओर गाड़ी चलाकर विदेशों में बाईं ओर गाड़ी चलाना उदाहरण है ऋणात्मक स्थानांतरण। स्थानांतरण की अनुपस्थिति का संबंध है शून्य स्थानांतरण से, बिल्कुल ही नहीं होना। हिंदी भाषा सीखने के बाद इतिहास सीखना उदाहरण है शून्य स्थानांतरण का। आगे ले लेता हूं मैं। आगे देख लेते हैं। दोनों हाथों से किसी एक हाथ में चोट लगने से उस हाथ का काम दूसरे हाथ से करना उदाहरण है एक पक्षीय स्थानांतरण। आगे देखते हैं। दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखने में सीखता है, तो इसका उदाहरण है द्विपक्षीय स्थानांतरण। आगे देख लेते हैं। लंबात्मक उदर्व स्थानांतरण के उदाहरण है दोनों। गणित विषय में जोड़ के पश्चात गुणा सीखना, ये लंबात्मक स्थानांतरण। मेडिकल विद्यार्थी को शल्य चिकित्सा हेतु शरीर रचना का ज्ञान आवश्यक होना, ये भी क्या है? लंबात्मक या उदर्व स्थानांतरण है। आगे ले लेते हैं। जब अर्जित ज्ञान का उपयोग उसी प्रकार की परिस्थितियों में किया जाए तो कहलाता है क्षैतिज स्थानांतरण। भूगोल विषय का ज्ञान अर्थशास्त्र के समझने में सहायक होना उदाहरण है क्षैतिज का। आगे देख लेते हैं। क्या पाठ्यचर्या निर्माण करते समय सहसंबंध पाठ्यचर्या का निर्माण करना जरूरी है? हाँ। सामान्यीकरण स्थानांतरण के लिए क्या जरूरी है? केवल पढ़ाते समय नियमों को अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ना। सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध को स्पष्ट करते हैं। सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध को स्पष्ट करते हैं दोनों। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत, दोनों ही सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध को स्पष्ट करते हैं। आगे देखो, दोनों एक ही है चाहे कोई सा भी नाम बोले। यानी कौन कौन से? अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत और अधिगम का संबंधवादी सिद्धांत। आगे देख लेते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रक्रिया में अधिगम बल दिया जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत की प्रक्रिया में अधिक बल दिया जाता है सभी पर, उद्देश्य पर, समझ पर, सूझ की भूमिका पर। आगे देख लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम सिद्धांत संबंधवादी मनोविज्ञान वर्ग के अंतर्गत आते हैं? किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत? ऐसा मनोवैज्ञानिक जिसके अधिगम के सिद्धांत है वो संबंधवादी मनोविज्ञान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये है सभी। संबंधवाद से किस किस का संबंध है? थार्नडाइक का, पावलोव का, स्किनर का, सभी का। व्याख्या देख लेते हैं। हल और गुथरी भी इसमें शामिल है।
किसमें? संबंधवादी मनोविज्ञान वर्ग में। कौन? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल और गुथरी, ये सारे इसमें शामिल। आगे देखो, थॉर्नडाइक प्रणाली को मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है? संयोजनवाद। वाटसन, पावलोव व स्किनर प्रणाली को मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है? व्यवसाय। वह भी अनुबंध प्रणाली भी और प्रतिबद्धता प्रणाली भी कहते हैं, जबकि संयोजनवाद तो हो गई अपनी थॉर्नडाइक। आगे देख लेते हैं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वर्ग में सम्मिलित है सभी, कोहलर, टोलमैन और लेविन, सभी के सभी संज्ञानात्मक में सम्मिलित है। मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप वीडियो को इतना फैलाएं कि जो हमारा ये परिवार है चैनल वाला, इसमें भी ग्रोथ हो, ताकि हमें भी आंतरिक खुशी मिले और हम भी आपको इससे अच्छा कंटेंट और आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और इनमें सभी जो सेकेंड यूनिट के सारे जितने भी क्वेश्चन, जिस प्रकार के छोटे बड़े इम्पोर्टेंट जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनने होते हैं, सारे क्वेश्चन बनाए गए। अच्छा सा संकलन है। इसके बाद जब ये आप रीड आउट करते हैं तो इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा कि जो यूनिट में से क्वेश्चन छोड़ा गया हो। अधिगम का सिद्धांत है सभी, प्रयास भूल का सिद्धांत, पुरातन अनुबंध सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत देख लो। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रयास में भूल सिद्धांत, पुरातन अनुबंध सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, बांदुरा सामाजिक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, हल का सिद्धांत और टोलमैन का अव्यक्त सिद्धांत। यह अधिगम के प्रमुख सिद्धांत है। अब देखो, एक मिनट, हाँ देख लेते हैं। 323 नंबर सवाल, प्रयास में भूल के प्रवर्तक कौन है? भूल सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक। भूल व प्रयास का सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? दोनों, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, आवर्ती सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने प्रयास भूल का परीक्षण किया बिल्ली पर। प्रयास में भूल में उद्दीपक का कार्य कौन करता है? भोजन है, भोजन। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का चालक का कार्य करता है भूख। प्रयास एवं भूल सिद्धांत में चालक का कार्य कौन करता है? भूख। प्रयास एवं भूल सिद्धांत किस प्रकार बालकों के लिए उपयोगी है? मंदबुद्धि बालकों के लिए। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में बालक बनता है दोनों, आशावादी, आत्मनिर्भर। प्रयास में त्रुटि के सिद्धांत के उदाहरण है सभी, बच्चे का चलना सीखना, ये भी प्रयास त्रुटि का सिद्धांत है, सिद्धांत के उदाहरण है। ठीक है, शर्ट के बटन बंद करना, टाई की गांठ लगाना, ये सभी प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित सिद्धांत है। आगे, E.L. थॉर्नडाइक ने नियमों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? मुख्य नियम, गौण नियम, 2 भागों में बांटा है। अब देखो, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियमों में शामिल कौन कौन से हैं? मुख्य नियमों में तीनों, ये तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक के गौण नियमों में शामिल बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सभी गौण नियम है। अब गौण नियम कौन कौन से वो देख लेते हैं। गौण नियम में देखो, बहुअनुक्रिया नियम, ठीक है, मनोवर्ती नियम, आंशिक क्रिया नियम, समानता का या आत्मीकरण का नियम या साहचर्य का नियम शामिल है। 2 वर्ष के बालकों को क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया जा सकता, कारण है क्योंकि इनमें तत्परता नहीं होती, इसलिए नहीं सिखाया जा सकता। 336 नंबर पे आ जाते हैं। एक बार सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक याद रखना हो तो उनमें कौन सा नियम अपनाना चाहिए? अभ्यास का नियम। करत करते अभ्यास के जड़ में तो होते सुजान, वो वाली बात है। एक बालक 1 घंटे की कक्षा में अधिगम ग्रहण करने में सुखद व दुखद अनुभव करता है तथा इससे अधिगम प्रभावित होता है। ये किस नियम के अंतर्गत आता है? ये आता है प्रभाव का नियम। आगे बढ़ जाते हैं। स्नायु पद्धति का संबंध किस वैज्ञानिक से है? यह है थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक का प्रथम नियम बताता है कि स्नायु पद्धति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है तब उसके करने से संतोष मिलता है। ये स्नायु पद्धति है और ये किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक के किस नियम में अभ्यास, दोहराव व पुनरावलोकन प्रतिपादित होता है? किस नियम में होता है ये? द्वितीय नियम। आगे देख लेते हैं। थॉर्नडाइक का पढ़ते व थॉर्नडाइक का प्रयत्न व भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? बहुअनुक्रिया पर।
बहुअनुक्रिया का मतलब देख लेते हैं। समस्या के सुलझाने के लिए अलग अलग तरीकों से हल ढूंढने का प्रयास करना ही क्या है, बहुअनुक्रिया नियम है। आगे देख लेते हैं। जब तक बालक मानसिक रूप से कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं होता तब तक नहीं सीख सकेगा। ये क्या है, बहुअनुक्रिया नियम। अपनी अंतर्दृष्टि के उपयोग से समस्याओं का हल ढूंढना उदाहरण है आंशिक क्रिया नियम। व्यक्ति के सामने समस्या प्रस्तुत होने पर व्यक्ति के पूर्व अनुभव में समानता पाए जाने पर स्वतः स्थानांतरण होकर हल निकल जाता है। उदाहरण है समानता के नियम का। किस नियम के तहत व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी कर सकता है? सहज शरीर परिवर्तन नियम के तहत। किस नियम के तहत व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में? सहज शरीर परिवर्तन नियम के तहत। आगे ले लेते हैं। पुरातन अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक थे, कौन थे? पावलोव। पुरातन अनुबंध सिद्धांत है तो पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1904 को। आगे देखते हैं। आगे लिखा है पुरातन अनुबंध सिद्धांत के अन्य नाम है सभी। परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया को होना, स्वाभाविक अनुक्रिया का होना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। आगे ले लेते हैं। पावलोव ने अपने प्रयोग में किस जानवर का ऑपरेशन किया था? कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का। आगे बढ़ जाते हैं। घंटी बजने से कुत्ते ने यह सीख लिया कि अब भोजन मिलेगा। पावलोव ने इस प्रतिक्रिया को नाम दिया संबद्ध सहज क्रिया। संबद्ध सहज क्रिया नाम दिया पावलोव ने इसको। घंटी और भोजन के बीच साहचर्य के फलस्वरूप घंटी की ध्वनि के प्रति कुत्ते का लाड़ श्रावण के रूप में प्रदर्शित नई अनुक्रिया को कहते हैं अनुबंध। वो दोनों के बीच में क्या हो गया? अनुबंध हो गया। जैसे घंटी बजी और लाड़ श्रावण हो गई तो उसको ये लगा कि भोजन मिलने वाला है, तो ये दोनों के बीच में भोजन और जो कुत्ते की लार टपकने का ये जो संदेश है ये कहता है कि ये अनुबंध है भोजन मिलने का। कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तो वो लार टपकने लगता है। कौन सा उद्दीपक है? ये देखो, ये तो सीधी सी बात है, अनकंडीशनली हुआ। क्या हुआ? अनकंडीशनल उद्दीपक। अब इसमें कंडीशनली क्या हुआ? लार टपकना तो ये क्या है? अनकंडीशनल, ठीक है। जबकि घंटी बजाना ये क्या है? कंडीशनल में आ जाएगी। आगे देखते हैं। भोजन देने के बाद कुत्ते को होने वाला लाड़ स्राव कौन सी अनुक्रिया है? भोजन देने के बाद कुत्ते को होने वाला लाड़ स्राव कौन सी अनुक्रिया है? अनुबंधित अनुक्रिया। भोजन देने के बाद कुत्ते को होने वाला लाड़ स्राव कौन सी अनुक्रिया है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। पीछे भी यही आया सवाल, दोनों सवाल सेम से ही है। आगे देखते हैं। 354 क्या कह रहा है? घंटी की ध्वनि की अनुपस्थिति में कुत्ते में लार का स्राव होने लगता है। इस प्रक्रिया में घंटी कौन सा उद्दीपक है? अनुबंधित। अनुबंधित कंडीशनल है। इस प्रक्रिया में देखो, इस प्रक्रिया में कंडीशनल स्टिमुलस है घंटी, कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है? सीआर यानी लार। ये पूरा अनुबंध प्राचीन अनुबंध कहलाता है, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है ये पूरा अनुबंध। आगे बढ़ जाते हैं। अंजू खाना खाकर अभी अभी तृप्त हुई है। अंजू खाना खाकर अभी अभी तृप्त हुई है तथा तभी पास रखी मिठाई देकर अंजू के मुंह में पानी आ जाता है और लार का स्राव होने लगता है। ये प्रक्रिया कहलाती है, ये प्रक्रिया अनुबंधित क्या कहलाएगी? अनकंडीशनल कहलाएगी, अनुबंधित। आगे देखो। इवान पावलोव किस देश के निवासी थे? रूस के। पावलोव ने अनुबंधित परिवर्तन या प्रतिवर्त, पावलोव ने अनुबंधित प्रतिवर्त पर कार्य कब किया था? 1899 में। पावलोव ने 1899 ईस्वी में शिष्य वोल्फसन के साथ ये काम किया था। पावलोव के शिष्य कौन थे? वोल्फसन। आगे बढ़ जाते हैं।
सवाल नंबर 358 क्या करा, पुरातन अनुबंधन के प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ है, कौन से है, द सभी। विद्यार्थियों को भेद दूर करना, विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास करना, बालकों में वस्तुओं के नाम सिखाना, सारे ही शामिल है। प्राय माता द्वारा बालक को कहना बेटे उठो बेटे उठो, ये कौन सा उद्दीपक है, ये स्वाभाविक, कौन सा है, स्वाभाविक उद्दीपक है। आगे बढ़ जाते हैं, माता के कहने पर बालक का उठना कौन सी अनुक्रिया है, स्वाभाविक अनुक्रिया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें हो जाएगा अपना, एक मिनट, इसमें स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी, क्योंकि माता के कहने पे उठा है, तो जब कहने पे उठा तो उसमें कंडीशन लग रही है, तो कंडीशन ये क्या हो जाएगी, स्वाभाविक। या आप थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो कंडीशन होती है ना वो स्वाभाविक होती है, सबकी हिंदी में इसको समझेंगे तो अपन को ये सवाल गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये अनकंडीशनल होता है, जबकि यहाँ माता बालक को जगा रही तो कंडीशन तो लगी रही है, कंडीशन को स्वाभाविक कहा जाता है। आगे देखो, आगे बढ़ जाते हैं, माँ बालक को ये क्या लिखा है, माँ बालक को युग्मन ट्यूबलाइट जलाकर जगाती है। पहले वह ट्यूबलाइट जलाती है और कहती है बेटा उठो, बेटा उठ जाता है। अनेक प्रयास के बाद बालक लाइट जलते ही अपने आप उठ जाता है। वो प्रक्रिया कौन सी हुई, पहले जगाया गया 2-4 रोज, फिर अपने आप ही बालक में ये हैबिट पड़ गई, ये कौन सी हुई, अनुबंधन। कौन सी हुई, अनुबंधन। आगे देखो, रिंग मास्टर पहले घोड़े को चाबुक मारता है जिससे वह 2 टांगों पर खड़ा हो जाता है। इस प्रक्रिया में चाबुक की मार और टांगों पर खड़ा होना कौन सी अनुक्रिया है, गैर अनुबंधित उद्दीपक और गैर अनुबंधित अनुक्रिया। अब देखो चाबुक की मार क्या है, गैर अनुबंधित कंडीशन है ये, ठीक है, और फिर क्या है, ये क्रिया भी उसी के अनुसार हुई, तो गैर अनुबंधित, यानी गैर अनुबंधित कह सकते हो या फिर इसको कह सकते हो अनुबंधित, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये गैर अनुबंधित उद्दीपक हुआ और ये गैर अनुबंधित अनुक्रिया जिसमें कंडीशन लागू हुई। आगे देख, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग किस सिद्धांत से संबंधित है, वह पुरातन अनुबंध से। दंड पुरस्कार का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, पुरातन अनुबंध पर। आगे बढ़ जाते हैं, करो के अनुसार किस सिद्धांत में चिंतन की आवश्यकता नहीं है, पुरातन अनुबंध सिद्धांत में। करो के अनुसार वह शिक्षा जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं है, जिसका एक उदाहरण है सुलेख लिखना। सुलेख में जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है, ज़्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, या नोटबुक में जो बता दिया जाता है पैराग्राफ वही लिखना होता है। सक्रिय अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया, ये स्किनर के द्वारा। सक्रिय अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, सैद्धांतिक क्रियाप्रसूता का नियम, नैमित्तिक नियम। आगे देखते हैं, स्किनर ने अध्ययन किया, किसका अध्ययन किया, ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का, ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया। स्किनर का प्रयोग संबंधित है चुआवे कबूतर से। स्किनर के सिद्धांत में चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता है, ये लीवर दबाने की अनुक्रिया है, वह क्रियाप्रसूता अनुक्रिया। लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है, इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं। यानी लीवर दबाने की जो अनुक्रिया है भोजन प्राप्त करने का निमित्त है, ये कौन सी हुई से, नैमित्तिक अनुबंधन। आगे देखते हैं, निम्न में से नैमित्तिक अनुबंधन के उदाहरण है। अब सही से समझो, नैमित्तिक अनुबंधन क्या है, तय सभी है, यानी बच्चे को जिससे कुछ पाना चाहता है उसके साथ विनम्रता से बातें करना बच्चे के द्वारा, वो भी नैमित्तिक है। घरों में बच्चों की माँ के न रहने पर क्या कर, छुपाई हुई जो मिठाई है उसको खोजने का प्रयास भी क्या है, नैमित्तिक है। विभिन्न यंत्र, रेडियो, कैमरा, टीवी का चलाना सीखना, ये भी क्या है, नैमित्तिक
सिद्धांत के उदाहरण है। ऐसा कोई उद्दीपक या घटना जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ा देती है वो क्या कहलाती है? वह प्रबलक। प्रबलक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक। आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं। ऐसा प्रबलक जिसका परिणाम सुखद होता है वो हो गया धनात्मक। धनात्मक प्रबलक देखो, इसमें वे उद्दीपक शामिल होते हैं जिनका परिणाम सुखद होता है, ठीक है। ऋणात्मक में वे उद्दीपक शामिल होते हैं जिनका जो परिणाम है वो अप्रिय या पीड़ादायक होता है। आगे बढ़ जाते हैं। धनात्मक प्रबलक के उदाहरण कौन कौन से हैं? भोजन, पानी, प्रशंसा, धन, सभी है। परिहार अथवा पलायन अनुक्रिया से संबंधित प्रबलक है। परिहार अथवा पलायन अनुक्रिया से संबंधित प्रबलक कौन सा है? भाई ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक प्रबलक में क्या क्या आ जाते हैं? वे अनुक्रिया जो पीड़ादायक होती है। तो देखो यहाँ जो ऊपर वाले में पलायन, पलायन पीड़ादायक ही तो हुआ, ये तो क्या हो गया? ऋणात्मक हो जाए। आगे देखते हैं। दुखदायी ठंड से बचने के लिए व्यक्ति ऊनी कपड़े पहनना, लकड़ी जलाना आदि करना सीखता है ताकि खतरनाक उद्दीपकों से दूर जा सके। ये उदाहरण है ऋणात्मक प्रबलन का। ऋणात्मक प्रबलन दंड है, दंड ऋणात्मक प्रबलन है या नहीं? ये प्रश्न कैसे बनेगा? दंड ऋणात्मक प्रबलन है या नहीं? तो हाँ, बिल्कुल ऋणात्मक प्रबलन है। दुर्घटना में घायल होने से बचने हेतु ट्रैफिक पुलिस के जुर्माने से बचने हेतु चालक सीट बेल्ट पहनते हैं। ये किसका उदाहरण है? ये हो गया ऋणात्मक। सक्रिय अनुबंध में या सक्रिय अनुबंध के शिक्षा में प्रमुख अनुप्रयोग है। सक्रिय अनुबंधन से संबंधित शिक्षा में प्रमुख अनुप्रयोग क्या है? द सभी। कौन सा? व्यवहार का अपेक्षित रूप देना, मनस्तापी बालकों को प्रशिक्षण, अधिगम्य परिणाम का महत्व, ये सभी है। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत भेदों पर बल देने वाला अनुबंध है सक्रिय अनुबंध। यहाँ व्यक्तिगत भेदों का मतलब है अलग अलग प्रकार पर बल देना या अलग अलग प्रकारों पर बल देना। ये किस में होता है? सक्रिय अनुबंध में। किस सिद्धांत के आधार पर व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी को अपनी गति से अधिगम करने की व्यवस्था होती है? किस सिद्धांत में होता है ऐसा? सक्रिय अनुबंध में। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक है द सभी। वर्दीमर, कॉफका, कोहलर, सभी। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण किस सिद्धांत से संबंधित है? द गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से। गेस्टाल्टवाद का अन्य नाम है समग्रवादी संप्रदाय। क्या हो जाएगा? समग्रवादी संप्रदाय। नोट, संज्ञानात्मक सिद्धांत का संबंध भी गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से। संज्ञानात्मक भी इसको कहा जाता है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? दोनों, सूझ का सिद्धांत और समझ का सिद्धांत, दोनों ही कहते हैं। आगे देखो। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस संप्रदाय पर आधारित है? गेस्टाल्टवाद पर। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में गेस्टाल्टवाद का क्या अर्थ है? समग्र। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? कोहलर। कोहलर ने कौन से जानवर पर प्रयोग किया था? सुल्तान चिंपांजी पर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग होना चाहिए? सभी। स्थिति का स्पष्ट संगठन होना चाहिए। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग होना चाहिए। किस तरीके से? स्थिति का स्पष्ट संगठन होना चाहिए, स्वक्रिया द्वारा खोज प्रोत्साहन होना चाहिए, अधिगम लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। आगे देखो। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार अधिगम के स्तर कितने हैं? सभी। स्मृति, अवबोध, चिंतन, सभी स्तर शामिल हैं। क्या पूर्व अनुभवों का महत्व अंतर्दृष्टि में सहायक होता है? हाँ, पूर्व अनुभवों का महत्व अंतर्दृष्टि में सहायक होता है। अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या समाधान अधिगम संभव, ये कहा है। किसने कहा है? गैरिसन ने। किसने कहा है? गैरिसन ने। कौन सा सिद्धांत रचनात्मक कार्य हेतु उत्तरदायी है? सूझ का सिद्धांत उत्तरदायी है रचनात्मक कार्यों के लिए। आगे देखो। कौन सा सिद्धांत गणित विषय हेतु लाभदायक सिद्ध होता है? सूझ का सिद्धांत। यानी सोच समझ कर कोई काम करना हो, सूझ के सिद्धांत में आता है, तो ये गणित से संबंधित भी हो सकता है। वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत बालक स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जन करता है वो हो गया सूझ का सिद्धांत। ये भी इसमें शामिल है।
आगे देखो, मनोविज्ञान बांडुरा का जन्म हुआ, मनोवैज्ञानिक बांडुरा का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? कनाडा में 1925 में। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का संबंध है बांडुरा से। किससे? बांडुरा से। आगे देखो, किस सिद्धांत को अप्रत्यक्षात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं? अप्रत्यक्षात्मक कौन सा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी ये प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। प्रशिक्षणात्मक अधिगम का प्रवर्तक है बांडुरा। व्याख्या देख लेते हैं। प्रशिक्षणात्मक अधिगम ऐसी स्थिति में हम व्यवहार का प्रक्षेपण करते हैं तथा इस अधिगम में हम व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। इसलिए प्रेक्षणात्मक अधिगम एक सामाजिक अधिगम भी है, क्योंकि इसमें व्यक्ति सामाजिक जो व्यवहार है उनको सीखता है, इसलिए इसको प्रेक्षणात्मक जो अधिगम है इसको सामाजिक अधिगम भी कहते हैं। आगे देखो, वो बहुत बार व्यक्ति के सामने ऐसी सामाजिक स्थितियां आती है जिसमें ये पता नहीं होता कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम दूसरों को देखकर उनके व्यवहार को ग्रहण करते हैं। ये प्रक्रिया हो गई, कौन सी हो गई? मॉडलिंग। बालकों द्वारा कपड़े पहनना, बाल संवारना और समाज में रहना सीखना, ये सब क्रियाएं दूसरों को देखकर सीखते हैं। किसका उदाहरण है? दोनों का। प्रेक्षणात्मक अधिगम भी हो गया और सामाजिक अधिगम भी हो गया। ये दोनों एक ही है, यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम को सामाजिक अधिगम कहा जाता है। आगे देखो, जीन पियाजे का संबंध किससे है? स्विट्जरलैंड से। आगे देखो, बालकों में सोच के विकास का विस्तार से अध्ययन किया। बालकों में सोच कैसी होनी चाहिए, कैसी सोच है, उसका विस्तार से अध्ययन किसने किया था? जीन पियाजे ने। किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बच्चे अपने समस्त ज्ञान को अपनी गतिविधियों से सीखते हैं? ये बात कही जीन पियाजे ने। किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास तक ले जाने वाला रचनात्मक मार्ग कहते हैं? ये कहते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत को ऐसा कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पियाजे के संप्रदाय है दोनों, स्कीमा और अनुकूलन। पियाजे के संप्रति की बात हो रही है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पियाजे के संप्रति कौन से? स्कीमा और अनुकूलन, दोनों ही सही है। आगे देखो, पियाजे सिद्धांत में स्कीमा से संबंधित पक्ष है सभी। जैविक परिपक्वता है, भौतिक पर्यावरण द्वारा अनुभव है, सामाजिक पर्यावरण द्वारा अनुभव है स्कीमा। पियाजे द्वारा प्रदत्त अनुकूलन संप्रति में कितनी प्रक्रियाएं हैं? 2। पियाजे द्वारा अनुकूलन संप्रति में कितनी प्रतिक्रियाएं? 2। अनुकूलन संप्रति में कितनी प्रक्रिया बताएंगे? 2 कौन कौन सी है देखते हैं। 2 जो सात्वीकरण होता है, इसमें पुराने विचारों में नए विचारों और अनुक्रियाओं का समावेश करना सात्वीकरण है। यानी पुरानी जो विचार है उसमें नए विचारों का समावेश करना क्या है? सात्वीकरण है। संघानीकरण क्या हो गया? पुराने विचारों का नए विचारों और अनुक्रियाओं में समावेश करना। यानी अब देखो, इसको सही से समझेंगे। सात्वीकरण क्या है? जो पुराने विचार है ना अपने चल रहे हैं उसमें नए विचार जोड़ देना, वो तो क्या हो गया? सात्वीकरण हो गया। और संघानीकरण क्या हो गया? जो नए विचार है अपने उनमें पुराने विचारों को ऐड कर देना, वो क्या हो गया? संघानीकरण हो गया। थोड़ा सा इसको तो सही तरीके से समझेंगे। अब देखो, 414 नंबर सवाल है। सरल भाषा में कहें तो अगर हम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं ना, तो ये सात्वीकरण है। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया और परिस्थितियों के अनुकूल अगर बन जाए, ठीक है, तो वो क्या है? इसमें या संघानीकरण है। परिस्थितियों के हिसाब से ढल गई तो वो संघानीकरण है। जब परिस्थितियों को अपने हिसाब बना लिया अपने हिसाब से, तो वो क्या है? सात्वीकरण। जीन पियाजे ने बालक की कितनी अवस्थाएं बताई है? 4। कौन कौन सी है देखते हैं। 4 अवस्थाएं बताई उन्होंने बताया कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल बताया है 2 से 7। किस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था को बांटा है। आगे देखो, संवेदी क्रियात्मक अवस्था को पियाजे ने वर्ताकार प्रतिक्रिया क्यों कहा है?
क्योंकि शिशु इसमें बार बार गतिविधि का दोहराव करता रहता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक बुद्धि की रचना करने वाली इकाई है। पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक बुद्धि की रचना करने वाली इकाई है ब शिशु द्वारा स्वतः होने वाली क्रियाएं। पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक बुद्धि की रचना करने वाली इकाई कौन सी है? ये है शिशु द्वारा स्वतः होने वाली जो क्रियाएं है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था में या संवेदी क्रियात्मक बुद्धि से संबंधित होती है। आगे देखो 417 नंबर क्या है? पियाजे के अनुसार प्रतीकात्मक योजना में बचपन से वयस्क आयु तक होने वाले परिवर्तन की कितनी प्रक्रियाओं के कारण होते हैं? यानी क्या कह रहा है, पर्सन को समझेंगे। प्रतीकात्मक योजना में बचपन से वयस्क तक जो भी परिवर्तन होते हैं कितनी प्रक्रियाओं के कारण होते हैं, इनको समझते हैं। ये है 2 प्रक्रियाओं के कारण होते हैं। जो प्रतीकात्मक योजना की प्रक्रियाएं कौन कौन सी है वो 2, अनुकूलन और व्यवस्थापन। अनुकूलन और व्यवस्थापन। परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा योजना बनाने को कहते हैं अनुकूलन। आगे देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पूरक गतिविधियां शामिल रहती है, वे है से दोनों समावेशीकरण और समायोजन। समावेशीकरण, इस गतिविधियों में हम बाहरी संसार को समझने के लिए अपनी बनी हुई योजनाओं का उपयोग करते हैं, वो समावेशीकरण है। यानी बाहरी संसार को समझना है तो हम अपने द्वारा जो योजनाएं बनाई गई उनका उपयोग करते हैं अपने हिसाब से, वो समावेश। समायोजन, इस गतिविधियों में हम पुरानी योजनाओं को संशोधित करते हैं। पुरानी योजनाएं हैं उसमें कुछ संशोधन किया तो वो क्या हो गया, समायोजन कर लिया अपन। ठीक है, जब अपनी बनी हुई योजना का उपयोग करते हैं तो वो समावेशीकरण है। पियाजे के अनुसार समय बीतने के साथ साथ समावेशीकरण और संयोजन के बीच संतुलन बदलता रहता है, ये कथन है सत्य। पियाजे के अनुसार जब बच्चों में अधिक बदलाव नहीं हो रहा है तो वे कौन सी गतिविधि अधिक करते हैं, समावेश। कौन सी करते हैं, समावेश। पियाजे के अनुसार क्या है, बच्चों में अधिक बदलाव होना समायोजन से है, बच्चों में अधिक बदलाव नहीं होना समावेशीकरण है। पियाजे ने क्या कहा कि बच्चों में जो अधिक बदलाव होता है, अधिक बदलाव हो सकता है या होता है तो वो समायोजन है। बच्चों में अधिक बदलाव नहीं होना वो समावेशीकरण से नहीं होता है, ऐसा। ठीक है, सही प्रक्रिया में समझेंगे तो जो बच्चों में अधिक बदलाव होता है ना वो समायोजन से होता है, समावेशीकरण से अधिक बदलाव नहीं होता है। किस अवस्था को पियाजे संज्ञानात्मक संतुलन की अवस्था कहता है? किस अवस्था को पियाजे ने कहा कि ये संज्ञानात्मक संतुलन की अवस्था है? वह पूर्व संक्रिय अवस्था है जो 2 से 7 के बीच रहती है, उसको ऐसा कहता है। पियाजे के लिए विकास का सबसे जटिल दौर है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वाली जो टाइम होता है वो। पियाजे के अनुसार मानसिक प्रतीकों में संसार को निरूपित करने का हमारा सबसे लचीला साधन है भाषा। कौन सा है, भाषा। पियाजे की किस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के बारे में व्यवस्थित सोचने लग जाता है? यह स्थूल अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्रम निर्धारित करने के लिए क्षमता कहलाती है कर्मिकता। आगे देखो, किस अवस्था में बालक वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। संक्रियाओं के संक्रिया का संबंध किस अवस्था से है? औपचारिक अवस्था। इसमें संक्रियाओं की संक्रिया, इस अवस्था का संबंध किससे है? औपचारिक अवस्था। आगे देखो, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख लक्षण क्या है? सभी है। वैज्ञानिक व अमूर्त सोच, परिकल्पनिक निगमित तर्क, प्रस्थापनात्मक सोच, तीनों ही सही है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के मुख्य रूप से 2 लक्षण है। कौन सा? परिकल्पनिक निगमित तर्क और प्रस्थानात्मक सोच। अब देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के मुख्य रूप से 2 लक्षण है। कौन से औपचारिक है? परिकल्पनिक निगमित तर्क हो जाएगा, परिकल्पनिक निगमित तर्क, और प्रस्थापनात्मक सोच, ये 2 इसके क्या है? बिंदु। आगे देखते हैं।
पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिनके कारण व्यक्ति के विचारों, बुद्धि व भाषा में परिवर्तन होते हैं, ये क्या है? संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। आगे देखते हैं, सीखने की गति एक समान नहीं होती, इसमें समय समय पर अंतर पाया जाता है तथा इस ग्राफ पर अंकित करने से एक रेखा बन जाती है। ये प्रक्रिया कहलाती है अधिगम वक्र। क्या हो जाएगी? अधिगम वक्र। देखो, अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति व प्रगति को व्यक्त करता है। परिभाषा है स गेट्स व अन्य की। क्या है? अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति व प्रगति को व्यक्त करता है। ये परिभाषा किसने दी है? गेट्स व अन्य ने दी। अधिगम वक्र के कितने प्रकार है? सभी। सरल रेखीय वक्र, उन्नतोत्तर वक्र और नतोत्तर वक्र। अब देखो, अधिगम के 4 वक्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल रेखीय, उन्नतोत्तर, नतोत्तर और मिश्रित वक्र। 4 प्रकार के वक्र होते हैं। आगे देखो, क्या सीखने में सरल रेखीय वक्र बनते हैं? वह नहीं बनते। उन्नतोत्तर वक्र का अन्य नाम क्या है? श ऋणात्मक वक्र। उन्नतोत्तर वक्र या ऋणात्मक वक्र ऐसे वक्र की गति पहले तीव्र होती है, बाद में क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, इसलिए ऋणात्मक या उन्नतोत्तर जो वक्र कहते हैं। आगे देखो, शारीरिक कौशल के सीखने में प्राय कौन से वक्र बनते हैं? उन्नतोत्तर वक्र बनते हैं शारीरिक कौशल के सीखने से। और आगे देखो 439, इस वक्र में पहले सीखने की गति मंद होती है, बाद में तेज हो जाती है। यानी पहले बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, बाद में तेज हो जाता है। तो ये संबंधित वक्र है। किस वक्र की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है नतोदर वक्र की। आगे देखो, नतोदर वक्र का अन्य नाम है, क्या नाम है? धनात्मक वक्र। वह वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति मंद होती है, मध्य में तीव्र और अंत में पुनः मंद हो जाती है। ये कौन सा वक्र है? यह है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र का अन्य क्या नाम है? मिश्रित वक्र का अन्य नाम है एस आकारीय वक्र। अब देखो, निम्न में से नतोदर वक्र है। नतोदर वक्र कौन सा होगा? जिसमें पहले धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है। तो ये स हो जाएगा नतोदर वक्र। अब देखो, आपको आगे बताते हैं वक्र के बारे में। सरल रेखीय वक्र तो बिल्कुल सीधा बनेगा। उन्नतोदर वक्र पहले बढ़ेगी फिर क्या होगी? घटेगी। ये उन्नतोदर। नतोदर वक्र में पहले घटेगी फिर क्या? बढ़ेगी। मिश्रित वक्र में ऊपर नीचे चलती रहती है। सीखने का पठार का अर्थ है कुछ समय बाद सीखने की प्रगति रुक जाना, वो सीखने का पठार कहलाता है। सीखने में पठार कब बनते हैं? सभी अवस्था में बनते हैं। जब सामग्री पर रुचि न हो, जब आदतों में परिवर्तन हो, अवस्था परिवर्तन के दौरान, सभी प्रकार के समय में या सभी जो वो बिंदु है वो सही है। आगे देखो, पठारों का निराकरण संभव है सभी। सीखने वाले को प्रेरणा देकर, बिल्कुल। सीखने की विधि में परिवर्तन करके, बिल्कुल सही है। शारीरिक दुर्बलता को दूर करके, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चिंतन एक है, क्या है? उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। आगे देखो, बालक में चिंतन का विश्लेषण करने वाले पद है कौन कौन से? चिंतन में सर्वप्रथम समस्या उपस्थित होती है, अनुमान, समस्या समाधान आदि। तो प्रश्न क्या है? बालक में चिंतन का विश्लेषण करने वाले पद है। बालक में चिंतन का विश्लेषण, चिंतन में सर्वप्रथम समस्या उपस्थित होती है, बिल्कुल सही। अनुमान, समस्या समाधान, ये सारे पद भी इसमें शामिल है। आगे देखते हैं, बालक में चिंतन के प्रकार होते हैं 4। बालक में चिंतन के प्रकारों में सम्मिलित है सभी। प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक और प्रत्यात्मक चिंतन। बालकों में चिंतन के मुख्य 4 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक और तार्किक चिंतन। किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहते हैं? प्रत्यात्मक चिंतन को क्या कहते हैं? विचारात्मक चिंतन भी कहा जाता है। किस मनोविज्ञान के अनुसार लगभग 7 वर्ष की अवस्था तक बालक की प्रवृत्ति आत्मकेंद्रित की होती है? ये कहा पियाजे ने।
बच्चे कैसे सीखते हैं, इसका संबंध पहले अध्ययन किया। बच्चे कैसे सीखते हैं, इसका सबसे पहले अध्ययन किया किसने, दोनों ने, जीन पियाजे ने और एलएस वाइगोत्स्की ने। पियाजे के अनुसार एक ही स्थिति पर बार बार लागू करने से जो क्रिया बेहतर होती है उसे क्या कहते हैं, स्कीम कहते हैं। बच्चों में सीखने की क्रिया के प्रमुख चरण है सभी, सम्मिलन हो, समायोजन हो, विस्तार हो, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। आगे देखते हैं, सामाजिक माहौल के महत्व पर सबसे पहले जोर दिया वाइगोत्स्की ने। किसी अवधारणा की समझ का प्रस्तुतिकरण होता है, किसी अवधारणा की समझ का प्रस्तुतिकरण होता है आरेखीय निरूपण। किसी अवस्था की समझ का प्रस्तुतिकरण होता है आरेखीय निरूपण। व्यक्ति के संज्ञान प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है वह संवेदना। जब व्यक्ति संवेदन के माध्यम से अवबोध की स्थिति में पहुंचता है तो उस ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। आगे देखो, विशेषताओं का ऐसा विस्तृत विचार जिसमें अनेक विशेषताएं मिलकर एक धारणा या घटना के बारे में ज्ञान कराती है कहलाती है सह प्रत्यय। क्या कहलाती है, प्रत्यय। पियाजे ने आरंभिक प्रत्यय के विकास को कहा है, क्या कहा है, संज्ञानात्मक विकास। किस मनोवैज्ञानिक ने संप्रत्ययों की व्याख्या स्कीमा के रूप में करके विकासात्मक मनोविज्ञान की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किस मनोविज्ञान ने संप्रत्ययों की व्याख्या स्कीमा के रूप में करके विकासात्मक मनोविज्ञान की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो स्कीमा से संबंधित है, पियाजे। ठीक है, छात्र की शिक्षा का आधार है द संप्रत्यय। आगे लेते हैं, सृजनात्मकता ऐसा गुण है जो कभी तो व्यक्ति में सृजन शक्ति, कभी उत्पादन और कभी उद्योक्ता का संचार करती है। परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने। सीखने का वह नज़रिया जो सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियकर्ता मानता है, ये मॉडल कहलाता है, रचनावादी मॉडल। गणित की कठिन समस्याओं को सुलझाना, कविता व कहानी की रचना करना, तर्क करना उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ज्ञानात्मक प्रतिमान का। छोटे बच्चे कोई क्रिया करने से पहले मन ही मन को सोचते हैं, ये क्रिया कहलाती है मानसिक प्रकाशन। क्या कहलाता है, मानसिक प्रकाशन। यदि बालक अपनी पेंसिल कॉपी कहीं भूल जाता है तो ये क्या है, मानसिक निरूपण है। तो वह बार बार ढूंढता और उसे पा लेता है, तो ये क्या हुआ, मानसिक निरूपण। आगे देखो, बालक को दिखाकर ये कहा जाए कि देखो तुम्हारा खिलौना हवा में उड़ गया और झट से हाथ दूसरे हाथ में छिपा दिया गया, तो बालक समझ आता है कि खिलौना हवा में नहीं उड़ा है बल्कि यहीं कहीं छिपा दिया गया। पियाजे ने इससे संज्ञा दी है। क्या कहा है पियाजे ने, अदृश्य प्रतिस्थापन कहा है। आगे देखो, बांडुरा के अधिगम सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, सह अवलोकनात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन है सर डॉक्टर मेके का। एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। एसआर से संबंधित कौन सा नहीं है, द स्किनर। अब देखो, पावलाव, थांडाइक और ब्रूनर, ये किससे संबंधित है, एसआर से। ठीक है, एसआर और स्किनर किससे, स्किनर थ्योरी है आरआर या आरएस थ्योरी है। स्किनर थ्योरी कौन सी है, आरएस है, जबकि ये कौन सी है, एसआर थ्योरी है। आगे देखो, आगे का है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, द समस्या। वाइगोत्स्की ने बच्चों को सीखने के लिए किस कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं, वह सामाजिक कारकों को। आगे लेते हैं, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, वह औपचारिक नियम सिद्धांत। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत है ना, उसको क्या कहते हैं, औपचारिक नियम सिद्धांत भी, अनुरूपों के तत्वों का सिद्धांत कहते हैं। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत है ना, उसको अनुरूपों के तत्वों का सिद्धांत भी कहा जाता है। समस्या का अचानक वकालत करने वाला सिद्धांत है, ये हो गया सूझ का सिद्धांत।
किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? से सीखना वह जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, इसको नहीं माना जा सकता। बाकी कथन इससे संबंधित है। आगे 478 देख लो। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? से निदानात्मक शिक्षण। आगे देखो। 5 वर्ष का मुकेश अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कन की आवाज़ आती है। राजू की बात हो रही है यहाँ, तो दोनों जगह एक ही नाम बोलेंगे। राजू शोर सुनकर उछलता है और राजू का सीखना शोर सुनकर उछलता है, तो यही राजू का सीखना किस उदाहरण से संबंधित है? ऐसा करने की क्रिया किस उदाहरण में आती है? ये शास्त्रीय अनुबंध में आती है। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र क्या होगा? आत्मनिर्भरता पैदा होगी। आगे देखो। कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ये हुआ ऑपरेंट अनुबंध यानी पुनर्बलन सिद्धांत। अब इसमें नाम ही है पुनर्बलन, तो आप इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, या नाम दे रखा है यहाँ भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? लिंग भेद के नियम को हम नहीं अपनाएंगे। आगे देखो। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय से प्रशिक्षण की विधि पर निर्भर करता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है वो क्या है? सामाजिक अध्ययन। आगे देखो। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है से अवदान संबंधी विकार। जो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है वो है अवदान संबंधी विकार। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? परिपक्वता एवं आयु। व्यक्तिगत कारक कौन सा हो गया? परिपक्वता एवं आयु। अध्यापक, संसार के साधन, समन्वय साधन, ये व्यक्तिगत कारक नहीं हो सकते। आगे देखो। रमेश ने अपनी पढ़ाई के कौशल को विकसित कर लेता है पर इससे व्यवहारिक कौशल प्रभावित नहीं होता है, तो ये अंतरण हुआ शून्य अंतरण हुआ। एक से दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो वो क्या कहलाया? शून्य। ये प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम से पहले कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियाँ बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? अधिगम परिस्थितियाँ बनानी चाहिए। बच्चा किस प्रकार सीखता है? कई प्रकार से सीखता है। आगे देखो। सीखने के दौरान विद्यार्थी द्वारा दी गई त्रुटियाँ या की गई त्रुटियाँ के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? त्रुटियाँ अधिगम प्रक्रिया का भाग होती है। ये बात सबसे अच्छी। कक्ष अधिगम में सहायक विधि है, कौन सी है? अवलोकन विधि। निम्न में से सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। निम्न में से सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए? शैक्षिक संस्थान या अधिगम एकमात्र जगह है। शैक्षिक संस्थान या अधिगम की एकमात्र जगह है, तो ये गलत हो जाएगी इसमें। आगे देखते हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? नए सीखने वालों में रुचि सर्जन करता है। गेस्टाल्टवाद का अर्थ है गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? पूर्णाकार। रसायन का क्या है? रसायन का अधिगम यदि जीव विज्ञान में सहायक है तो यह है सकारात्मक अधिगम। क्या हो जाएगा? सकारात्मक। आगे देखते हैं। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। जब क्या होगी? अभिप्रेरणा होगी। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिगम। आगे देखो। कौन सा कथन अधिगम प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? व्यवहार में परिवर्तन। कौन सा कथन अधिगम प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? व्यवहार में परिवर्तन को उचित ढंग से प्रदर्शित करता है या प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं।
निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान होती है व्याख्यान विधि से। इन विधि में तो सक्रिय रहते हैं तीनों में, इसमें थोड़ा सा निष्क्रिय रहता है अधिगमकर्ता सीखने वाला। थॉर्नडाइक प्रयोग में बिल्ली को भूख ने किसका कार्य किया, बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया था, देह चालक का। आगे देखते हैं, कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिसमें किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है को कहते हैं प्रबलन। बांडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत का घटक नहीं है। बांडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत का घटक कौन सा नहीं है, ये प्रलोभक नहीं है। आगे देखते हैं, स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है क्लासिक अनुबंध द्वारा। किसके द्वारा, क्लासिक अनुबंध द्वारा। सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पीयरमैन। आगे देखो, अधिगम के अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है, अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है स्वप्रेरणा के द्वारा। आगे देखो, अध्यापक छात्र से एक पृष्ठ की कहानी लिखने के लिए कहकर किस शैक्षिक उद्देश्य के मापन हेतु प्रयासरत है, ज्ञान के। क्या हो जाएगा, ज्ञान से आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी को दूर से पुकारते समय शीघ्र उसके पास पहुँचते समय जो अधिगम होता है वह है कौन सा है, मौखिक साहचर्य अधिगम। आपने पुकारा और वो जस से पास आ गए तो मौखिक साहचर्य अधिगम हुआ। प्लायनशीलता के प्रमुख कारण है, क्या कारण है, द सभी ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक तीनों ही माने गए हैं। आगे देखते हैं, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य तक पहुंच चुका है, यह है अवबोध। बालक विद्यालय में जीवन शैली सीखता है, कैसे, संवेग से। अधिगम क्या नहीं है, अधिगम विकास नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव का संगठन है, सहज व्यवहार है, लेकिन विकास नहीं है। सीखने का विकास निम्न के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, ये आता है मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। पूर्व अनुभवों की पुनर्जागृति को कहते हैं, क्या कहते हैं, सह पहचान। पूर्व अनुभवों की पुनर्जागृति को क्या कहा जाता है, पहचान कहा जाता है। आप में से कई करेंगे स्मरण कर सकते हैं, धारणा कर सकते हैं, नहीं, सही है, जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहचान। स्वादिष्ट वस्तु देकर मुंह में पानी आना क्रिया है, कौन सी क्रिया है कौन सी क्रिया है, सहज क्रिया। वह संबंध जिसमें एक विचार याद आने से दूसरा विचार अपने आप ही याद आ जाता है, वो सिद्धांत कौन सा है, विचार साहचर्य सिद्धांत। आगे देखो, व्यक्ति द्वारा वस्तु को देखकर या स्पर्श करके याद या प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो वह सीखना कहलाता है। यानी व्यक्ति वस्तु को देखता है या स्पर्श करता है तो उसको याद आ जाता है या उसको प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो ये वो सीखना क्या कहलाता है, प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाएगा। आगे देखो, शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन में अनुसरण होता है, शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन में अनुसरण होता है, कौन सा, अनेक मार्गों का अनुसरण होता है। श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है, द क्राउडर। सृजनात्मक अथवा मौलिकता की मुख्य विशेषताएं में माना जाता है, क्या, अपसारिता। क्या कह रही है, सवाल क्या कह रहा है 519, सृजनात्मकता अथवा मौलिकता की मुख्य विशेषताओं में माना जाता है अपसारिता को। अपसारिता का अर्थ है भिन्न भिन्न दिशाओं में सोचना, तो यही इसका ही मतलब क्या हो गया, सृजनात्मकता। अब देखो आगे देखते हैं, मनोचित्रण का अर्थ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की तकनीक है। मनोचित्रण क्या है, अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की तकनीक। आगे, महेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो सवाल करने में दिक्कत आई। लंबे भाग के सवालों को या लंबे जो सवाल होते थे उनको देखते हुए चिंतित हो उठता था या चिंतित हो उठता है। तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से कौन सा उत्तेजक है, असफलता या भग्नाशा का उत्तेजक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय कक्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है, सामाजिक संचरण।
आगे बढ़ जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, क्या हो जाएगा, अभियोग्यता का विकास। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को ... या खाली जगह भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका, अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। आगे देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति में सामान्यीकरण और विभेदीकरण दोनों का समावेश होता है। ये होता है पढ़ते निर्माण में। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-4 बार रीड आउट कर लें। निम्न में से किस विद्वान ने संपढ़ते निर्माण में पृच्छा, प्रश्न, जांच पड़ताल को क्या कह रहा है, निम्न में से किस विद्वान ने संपढ़ते निर्माण में पृच्छा, प्रश्न, जांच पड़ताल को योग में सम्मिलित कर उसे पूर्णता प्रदान की है। ऐसा विद्वान जिसने संपढ़ते निर्माण में परीक्षा, प्रश्न, जांच पड़ताल आदि के योग को सम्मिलित करके पूर्णता प्रदान की, कौन है, प्याजे या पियाजे कह सकते हैं। आगे देखो। हाँ तो मित्रों, ये थी अपनी क्लास यूनिट 2 के सारे प्रश्न, 527 प्रश्न। कई बार इतने लंबे प्रश्न बोलने में बीच बीच में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, तो उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। और प्रश्न को दोबारा देख लें या फिर स्टॉप करके आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से चेक कर लें, ठीक है। बाकी जो आंसर अगर आपको लगे कि ये नहीं होना चाहिए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, ताकि अगर कहीं त्रुटि हुई है तो उसको हम सही करने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। इससे पहले एक और बात कह दूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें आप, और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।